नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, आप सभी का इस पालमपुर गांव में स्वागत करता हूं। जी हां, वही पालमपुर गांव जो कक्षा 9वीं की NCERT की पुस्तक अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने कक्षा 8वीं तक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया होगा। कक्षा 9वीं से आपको सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करना है। अर्थशास्त्र का ही यह पहला अध्याय है जिसमें हमें पालमपुर की कहानी पढ़ना है। पालमपुर की इस कहानी के माध्यम से हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वहाँ पर किस प्रकार के व्यवसाय होते हैं, वहाँ के लोग किस तरह के कार्य करते हैं और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया है। हरित क्रांति के बाद से किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, बिजली आने के बाद उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं और उनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इन सभी को समझाने का प्रयास पालमपुर की कहानी के माध्यम से किया गया है। बच्चों, मैं तो पालमपुर पहुंच चुका हूं, लेकिन आप लोग पालमपुर आने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह कोई वास्तविक गांव नहीं है, बल्कि यह एक काल्पनिक गांव है जिसके माध्यम से हमने आर्थिक क्रियाओं को समझने का प्रयास किया है। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसको पाठ का मूल आधार बनाया गया है। पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ एक ऐसा गांव है जहां पर लगभग 450 परिवार निवास करते हैं। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज है जो कि थोड़ा सा बड़ा गांव है, और कुछ ही दूरी पर वहां से एक छोटा सा कस्बा है जो कि शाहपुर है, और यहाँ पर आने जाने के लिए सड़कें उपलब्ध हैं, और ये सड़कें 12 महीने पालमपुर को दूसरे गांवों से जोड़ती हैं। इन सड़कों पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव के बारे में पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई गांव है, लेकिन वास्तव में यह एक काल्पनिक गांव है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश के अधिकतर गांवों में कृषि ही प्रमुख व्यवसाय होता है। पालमपुर में भी कृषि ही उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया है। इस गांव में 450 परिवार रहते हैं। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, अर्थात यहाँ पर 150 परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और वह इन छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करने के लिए मजबूर हैं। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है। इस गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे इस चित्र में, जो बड़े बड़े भूमि के टुकड़े हैं ये उच्च जाति के लोगों के हैं। इसके अलावा जो उच्च जाति के लोग हैं और जो दलित या अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके बीच में रहन सहन का अंतर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उच्च जाति के लोगों के मकान पक्के बने हुए हैं। अधिकतर लोग ईंटों से बने हुए पक्के मकानों में रहते हैं, जबकि दलित या अनुसूचित जाति के लोगों के मकान कच्चे खपरेल वाले अथवा घास फूस से बने हुए हैं, और जो गांव में एक और अलग बने हैं, अर्थात इनकी बस्ती अलग है। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। इसके साथ ही एक निजी अस्पताल भी गांव में है। इस तरह से देखा जाए तो गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांव के कुल कृषि क्षेत्र के केवल 40% भाग में सिंचाई होती है। अधिक उपज पैदा करने वाले बीज HYB की सहायता से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम हो गई। कारण यह है कि यहाँ पर भी हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला और कृषि में
नवीन तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से यहाँ पर भी उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। हमारे देश के अधिकतर गांवों में कृषि ही उत्पादन की प्रमुख गतिविधि होती है। पालमपुर में भी कृषि ही मुख्य क्रिया है। अन्य उत्पादन गतिविधि में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। जैसे डेयरी है, यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं और दुग्ध उत्पादन करने के पश्चात उसको पास के गांव में जाकर बेच देते हैं। इसके साथ ही लघु स्तरीय विनिर्माण, अर्थात वहाँ पर जो विनिर्माण के कार्य होते हैं, जैसे कि सड़क बनना है, मकान बनना है या कुएं का निर्माण होना है, तो वहाँ पर भी इनके मजदूर या यहाँ के कारीगर या मिस्त्री भाग लेते हैं और निर्माण में अपना सहयोग देते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही गांव में कुछ दुकानें भी हैं जहां पर लोग अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं और पास के गांव से थोक में सामान लाकर यहां पर बेचते हैं। यहां पर वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित नहीं है, नगद पैसे लेकर सामान का विक्रय किया जाता है। परिवहन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ के लोग परिवहन से भी अपनी आय प्राप्त करते हैं। 240 परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। कम भूमि पर कृषि करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आय नहीं होती है, अर्थात वह हमेशा परेशान रहते हैं। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल कृषि करने के लिए भी बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। आधुनिक किस्म के बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशकों और सिंचाई के लिए प्रबंध करना, यह सारे कार्य करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा भूमि है, वह तो अपना प्रबंध कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए अगली फसल का इंतजाम कर पाना मुश्किल होता है और ऐसी स्थिति में उनके लिए बड़े किसानों से कर्ज लेना पड़ता है अथवा व्यापारियों से अथवा साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। और जो कर्ज उनको दिया जाता है उसकी ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होती है और इस कारण से इनका आर्थिक शोषण होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो छोटे किसान होते हैं उनको अपनी अगली फसल का प्रबंध करने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास खेतों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनसे इतनी आमदनी नहीं होती है कि वह अगली फसल का प्रबंध कर सकें। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम है, क्योंकि भूमिहीन मजदूरों की संख्या अधिक है। मजदूरों में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। जो कम मजदूरी लेता है, काम उसी को अधिक मिलता है, इसलिए मजदूर कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश के जो गांव हैं उनमें बेरोजगारी इतनी अधिक है कि वहाँ के बेरोजगार कम वेतन पर अथवा कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका इस तरह से शोषण होता है। सरकार द्वारा मजदूर की जो दैनिक मजदूरी दर है वह 300 रुपये निर्धारित की गई है, परंतु पालमपुर के मजदूरों को केवल 100 से 160 रुपये ही मिलते हैं। जो किसान 1 हेक्टेयर भूमि पर काम करता है वह अपनी दोनों समय की खाने का प्रबंध नहीं कर सकता है, इसलिए उसे अपने खेत में काम करने के बाद 100 से 150 रुपये के हिसाब से किसी बड़े किसान के खेतों में काम करना पड़ता है। यदि वह अपने ही खेत में काम करता है तो उसके पास अच्छे क्वालिटी के बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसे किसी किसान, साहूकार या व्यापारी से कर्ज लेना पड़ता है। छोटे किसानों को अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ दूसरे बड़े किसानों के खेतों पर भी काम करना होता है। अगर वह यह नहीं करेंगे तो उनकी अगली फसल का इंतजाम नहीं हो पाएगा, इसलिए इन किसानों को दोहरी मेहनत करना होती है। पहले अपने खुद के खेत पर काम करना होता है और इसके पश्चात उनको दूसरे बड़े किसानों के खेतों पर काम करके पैसा
कमाना होता है, जिससे कि अगली फसल का इंतजाम किया जा सके और साल भर का उनका खाने पीने का इंतजाम हो सके। मझोले और जो बड़े किसान हैं उनकी अपनी बचत होती है, वे ज़रूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। आधुनिक कृषि तरीके बहुत महंगे होते हैं जिनके लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों या साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन बड़े किसानों, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा जो ऋण दिया जाता है, जो उधार दिया जाता है, उसका ब्याज भी बहुत अधिक होता है। छोटे किसान ऋणों में दब जाते हैं, अर्थात वह कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले और बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से पालमपुर के जो छोटे किसान हैं उनको अगली फसल के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। या तो वह किसी से कर्ज लें अथवा किसी बड़े किसान के खेत में जाकर मजदूरी करें। पालमपुर गांव में बिजली बहुत पहले आ गई थी और बिजली प्रसार से सिंचाई करनी आसान हो गई। इससे पहले वे रहट के द्वारा सिंचाई करते थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था। बिजली का अधिक से अधिक उपयोग करके वे अपने कृषि उत्पादनों को बढ़ा सकते हैं और पूरे साल भर तक अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। सिंचाई के लिए कुएं से पानी खींचना आसान हो गया है। अब उन्हें मानसून की वर्षा पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इस गांव में हरित क्रांति के साथ साथ बिजली ने भी उत्पादन बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान दिया है। पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय विनिर्माण, उद्योग, परिवहन इत्यादि। पालमपुर और उसके आसपास के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि सुलभ है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी तरह सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में इन गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के नए अवसर सृजित होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित कार्य आते हैं और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो जैसे जैसे हमारे देश के गाँवों में विकास होता है, सड़कें बनती हैं, तो वहाँ पर जो तीसरी तरह की गतिविधि है, जो सेवा क्षेत्र है, उसमें यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। अगर सड़क बन जाएगी तो वहाँ पर परिवहन के साधन उपलब्ध होंगे, तो कई लोगों को परिवहन में रोजगार मिल जाएंगे। सड़क बन जाने के पश्चात बड़े शहरों से सामान लाकर बेचा जा सकता है, जो कि रोजगार का एक साधन हो सकता है। टेलीफोन या दूसरे तरह के संचार माध्यमों से गांव में अगर कनेक्टिविटी मिलती है तो गांव में कई तरह के कार्य शुरू किए जा सकते हैं, जो कि कृषि पर निर्भरता को कम करते हैं। इस तरह से गांव में कृषि पर निर्भरता कम करनी होगी, क्योंकि कृषि योग्य भूमि तो उतनी ही है जितनी आज से 100 साल पहले थी, लेकिन वहाँ पर आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, तो उनके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए अन्य तरह के गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने की आवश्यकता है। आइए अब हम उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन का उद्देश्य या प्रयोजन ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी हैं वो 4 चीज़ें? सबसे पहले है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जल है, वन है और खनिज संपदा है। दूसरी जो आवश्यकता होती है वह होती है भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन आदि आते हैं। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल और नकद पूंजी आती है।
उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाती हैं। उत्पादन के लिए जो अगली आवश्यकता है वह है श्रम की, अर्थात काम करने वाले लोग। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है और दूसरी तरह की क्रियाओं के लिए कुछ शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इसके अलावा एक चौथी आवश्यकता और होती है, वह होती है ज्ञान और उद्यम की। आपको स्वयं उपभोग हेतु अथवा बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। इसको ही मानव पूंजी कहा जाता है। पालमपुर में कृषि ऋतु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी हैं 3 ऋतुआं? वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु की जो फसल होती हैं उनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। यह फसलें जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर तक पककर तैयार हो जाती हैं। इस समय ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन आदि का उत्पादन किया जाता है। शरद ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। यह अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च तक पककर तैयार हो जाती हैं। इस समय गेहूँ, सरसों, दालें, आलू आदि का उत्पादन होता है। ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें होती हैं वो जायद फसलें होती हैं। इनको मार्च में बोया जाता है और ये जून तक पककर तैयार हो जाती हैं। इनमें खरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां, फूल आदि आते हैं। इस ऋतु की फसल के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ही तीव्र होती है। पालमपुर गांव के किसान 2 ऋतुओं की फसलें तो लेते ही हैं और कुछ किसान ऐसे हैं जो तीसरी ऋतु की फसल भी लेते हैं। इस तरह से जो पालमपुर गांव के किसान हैं वह सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण अधिकतर फसलें लेते हैं। एक भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसलें करना बहुविध फसल प्रणाली कही जाती है। पालमपुर गांव में बिजली बहुत पहले आ गई थी। बिजली के विस्तार से सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। परिणाम स्वरूप किसान दोनों तरह की फसलें अर्थात खरीफ की फसलें और रबी की फसलें दोनों तरह की ऋतुओं की फसलों को उगाने में सफल हुए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक साल में एक ही भूमि के टुकड़े पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते हैं। तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा करते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेती के तरीकों में अंतर देखने को मिला है, अगर हम उस पर बात करें तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है और यहाँ पर आपको यह बताने का प्रयास किया है कि खेती में किस तरह का अंतर यहाँ पर अब देखने को मिलता है। परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में यहाँ पर क्या अंतर हमें देखने को मिल रहा है उसको हम इन 5 आधारों पर बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आधार है श्रम। पारंपरिक खेती में पहले व्यक्ति खुद श्रम करता था और परिवार के लोग भी उसमें सहयोग करते थे। पूरा परिवार मिलकर श्रम करता था और अन्न उत्पादन करता था। लेकिन आधुनिक खेती में खेतीहर मजदूरों का प्रयोग किया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। दूसरा आधार है बीज। पारंपरिक कृषि में पारंपरिक बीजों का उपयोग होता था। किसानों द्वारा जो अन्न उत्पादन किया जाता था उसी में से कुछ अन्न बचाकर रख लिया जाता था जो अगली फसल के लिए बीज के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन आधुनिक कृषि में अति उपज वाले प्रजातियों के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि HY भी कहलाते हैं। अगला आधार है उर्वरक। परंपरागत कृषि में गाय का गोबर तथा अन्य प्राकृतिक खाद्य का इस्तेमाल होता था, लेकिन आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा। अब बात करते हैं जुताई की।
तो पारंपरिक कृषि में हल और बैल का प्रयोग होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर का प्रयोग खेतों में किया जाने लगा है। इसके साथ ही थ्रेशर और हार्वेस्टर आदि भी खेतों में देखने को मिलेंगे। सिंचाई के स्रोतों की बात करें तो पहले कुएं, रहट, तालाब, नदियाँ और वर्षा के पानी द्वारा सिंचाई होती थी, लेकिन अब बिजली से चलने वाले पंप, नलकूप और डीजल से चलने वाले इंजनों के माध्यम से भी खेतों की सिंचाई की जाने लगी है। ये कुछ अंतर थे जो पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में हमें देखने को मिलते हैं। आप भी अगर गांव में रहते हैं और अगर आपने महसूस किया है कि पहले खेती किस तरह से की जाती थी और आज की खेती में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो आप भी उन आधारों को हमें बता सकते हैं कि पहले किस तरह की कृषि होती थी और अब किस तरह से कृषि की जाती है। हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज पैदा करने वाले बीजों HYB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहला प्रयोग भारत के 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा में किया गया। इसके पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया गया। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर में कमी आ गई है और प्रदूषण भी बढ़ा है। आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो पानी में घुलकर मिट्टी में और पानी में मिलकर भूमि और जल को प्रदूषित करते हैं। पालमपुर की पूरी कहानी समझने के बाद हमें यह तो स्पष्ट हो गया है कि गांव में खेती मुख्य उत्पादन की क्रिया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि में अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों से कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुई बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत के किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होगा। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम आरंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी में भी गैर कृषि कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि जो ऋण है वह कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए भी यह आवश्यक है कि ऐसे बाजार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सकें। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। अब आप अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए, जिनका अभ्यास आपको उत्तर पुस्तिका में करना है। प्रश्न क्रमांक 1, पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2,
1960 के दशक के अंत में आई हरित क्रांति ने भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव डाला? प्रश्न क्रमांक 3, परंपरागत खेती और आधुनिक कृषि में कोई 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, पालमपुर गांव में भूमिहीन किसानों को किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है? प्रश्न क्रमांक 5, पालमपुर में भूमि कृषकों में किस प्रकार वितरित है? बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पालमपुर की कहानी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। किस प्रकार की यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं होती हैं, लोग किस तरह के काम करते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सॉल्यूशंस और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए।